बेरोजगारी को उन्होंने दूर किया। तो इस तरीके के कुछ मुद्दे तेजस्वी यादव को लाने चाहिए। अब देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा चल तो रही है, लेकिन इस यात्रा में बाधक भी है। अब जीतन राम मांझी, शराब और जीतन राम मांझी का विवाद जो है हमेशा मतलब जुड़ा रहा है। जब जब जीतन राम मांझी से शराब पर सवाल पूछेगा, आईपीएस पे बोले थे, आईपीएस क्या बोले? अब देखिए कल उन्होंने क्या बोल दिया कि बड़े लोग जब पीते हैं, जब हम जैसे लोगों को, खुद का उदाहरण उन्होंने दे दिया। अब विधानसभा में आप जनता के बीच जाकर हमारे काम का प्रचार प्रसार कीजिए। नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है उसके बारे में बताइए। महिलाओं को किस तरीके से, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया उसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। भीख मांगना, लेकिन नीतीश ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, इस तरीके की कोई बातें नहीं की है वहां पे। वो वीडियो कई मीडिया चैनल में पूर्व में भी चले हैं, लेकिन उसमें गिड़गिड़ाने जैसा कुछ ऐसा है ही नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सुबह के 7:30 बज गए हैं। आपने अपनी स्क्रीन पर खोल दिया है रातों रात। देखिए, बिहार में अभी गतिविधियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव में भी समय है, लेकिन उसके पहले बहुत गतिविधियां हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन उस यात्रा को रोकने के लिए देखिए कई बाधाएं सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा रुकेगी, नहीं रुकेगी, क्या होगा, और भी तमाम मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों पर रत्नेश के साथ चर्चा करेंगे, रत्नेश से पूछेंगे। सर रत्नेश, तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई, मधुबनी में है आज वो, तो क्या हो गया, अब उनकी यात्रा रुकेगी क्यों? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकले और खास बिहार की यात्रा नहीं है। खुशी आप ये समझिए, तेजस्वी यादव की यात्रा उनके कार्यकर्ताओं के लिए है। बिहार की अगर यात्रा पर निकलना होता तेजस्वी यादव को, तो वो जनता के बीच जाते, जनता से फीडबैक लेते कि क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, आरजेडी के प्रति उनकी क्या नाराजगी है, क्या मतलब कमी रह गया कि मतलब हमारे पार्टी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सांसद नहीं जीत पा रहे हैं। वो कमी जानने की कोशिश करते। फीडबैक लेने का मतलब ये होता है। जनसंपर्क, जनसंवाद वो यात्रा का नाम दे रहे हैं, लेकिन किससे जनसंपर्क कर रहे हैं? वो अपने कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं के ऊपर एक जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई है कि वो जनता के बीच जाकर वो आरजेडी का प्रचार प्रसार करें। तो वो आरजेडी के पास क्या मतलब मैनिफेस्टो है, किस रणनीति पर वो काम करेंगे? अब तेजस्वी कहते तो हैं कि हम बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन इससे बिजली फ्री कर देने से कितना फायदा होगा लोगों को? कि बिजली फ्री अगर कर ही देंगे तो मान के चलिए कि जैसे वो चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल अपनाया जाए, तो क्या वो दिल्ली मॉडल अन्य राज्यों में जहाँ पे बिजली फ्री होने का दावा किया जाता है, क्या वो मॉडल सक्सेस हुआ है? ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। दिल्ली में आप देखिएगा हमेशा बाढ़ आ जा रहा है, वहाँ की सड़कें बाढ़ से प्रभावित हो जाती हैं। तो ये रणनीति तेजस्वी यादव का मुझे नहीं, अब कहीं से कॉपी पेस्ट कर दीजिए किसी चीज़ को, तो वो तो दावा कर रहे हैं। इससे जनता भी तो थोड़ी सी आएगी बस में कि दे रहे हैं। देखिए, कुछ जनता मतलब कुछ जगह पे आ सकती है, लेकिन अब आप देखिए, मान लीजिए किसी का अगर आप कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो इससे आपका क्या फायदा होगा? आपका जो मतलब मान के चलिए, आप जो थिंकिंग पावर है, आप जो सोचते हैं वो चीज़ तो आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। दूसरे का कॉपी पेस्ट कर लिया, वो पहुंचा दिया। मुफ्त बिजली देंगे, जैसा कल ही हम चर्चा कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी सर, वो कह रहे थे कि जनता को मुफ्त बिजली से क्या फायदा है? जनता को तो रोजगार चाहिए, जनता को चाहिए कि भाई जो गरीबी बिहार में बढ़ी है, जिस गरीबी की आप बात करते हैं, बिजली तो ऐसे भी बचा लेते हैं वो, तो भाई वो पैटर्न अपनाइए ना। आप बेरोजगारी दूर कीजिए ना, पलायन पर आप चर्चा कीजिए ना। पलायन पर चर्चा करने की ना जरूरत है। बिहार में कैसे डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे विकास होगा, उस पर आपको चर्चा करना चाहिए। जैसे प्रशांत किशोर ने लोगों के मन में ये डालना तो शुरू कर दिया है ना, छठ के बाद कोई वापस नहीं जाए। जनता के मन में ये चीज तो घूम रहा है कि पलायन पर सबसे ज्यादा अगर चर्चा करने वाला कोई आया तो प्रशांत किशोर आए। तो वो पलायन पर तेजस्वी भी चर्चा कर सकते थे। तेजस्वी यादव के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। पलायन, बेरोजगारी, जैसे शिक्षक की भर्ती उन्होंने कराई, कहते हैं कि हमने भर्ती कराई है। मान के चलिए कुछ चीज़ों पर चलिए शिक्षक की बहाली का कुछ क्रेडिट तेजस्वी यादव ले लेते हैं, तो उससे उनका मतलब एक ग्राफ जो था युवा नेता के तौर पे बहुत बढ़ा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि इसी मुद्दों पर जहां 2019 में एक भी खाता नहीं खोल पाया था, इस बार कुछ तो खाता खुला, बेरोजगारी को उन्होंने दूर किया। तो इस तरीके के कुछ मुद्दे तेजस्वी यादव को लाने चाहिए। अब देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा चल तो रही है, लेकिन
इस यात्रा में बाधक भी हैं। जैसे आप देखिएगा लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गया है, उनके हार्ट का ऑपरेशन को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के और कोर्ट से भी बुलावा आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला उनके ऊपर लग गया। तो अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा चलती है कि बीच में निरस्त हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ लोग इस पर हमला ये कर रहे हैं। 14 सितंबर 4 दिन की और यात्रा बाकी है रत्नेश। बिल्कुल, वो मिथिलांचल के कुछ इलाकों को वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे फेज में अन्य जगहों पर जाएंगे। लेकिन पहले फेज पर समाप्ति के बाद अब तेजस्वी भी तो खुद को भांपेंगे ना कि ये यात्रा करने से मुझे कितना फायदा हो रहा है, मेरी पार्टी को कितना फायदा हो रहा है। ये यात्रा से अगर उनको फायदा नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे, राजधानी पटना में ही सबको बुला लेंगे। पहला फेज चल रहा है। हाँ, पहला फेज, दशहरा आएगा, कई तरह के पर्व होंगे, दशहरा के बाद दूसरा फेज चलेगा। लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये इस पर भी संशय है। इस पर भी इसलिए संशय है कि देखिए तेजस्वी यादव पहला अपना फीडबैक खुद ले रहे हैं कि जनता या फिर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमारे प्रति क्या सोचते हैं। अगर उन्होंने अच्छा सोच लिया तो समझिए कि तेजस्वी यादव की यात्रा जारी है, नहीं अच्छा सोचा तो रद्द हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव का इलाज कराना अब इसी में है कि वो जा रहे हैं दुबई यात्रा पर, दुबई घूमने जाएंगे, अपने 18 तारीख के बाद फैमिली के साथ घूमने जाएंगे। तो दुबई से आएंगे तो यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि दुबई में कुछ और रणनीति बनाकर आएंगे, ये इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि पहला फेज का यात्रा होगा, दूसरे फेज में तेजस्वी मुझे नहीं लगता है कि आगे बढ़ पाएंगे। चलिए रत्नेश, जीतन राम मांझी के सुर बदल क्यों रहे हैं, क्या हो गया? अब देखिए जीतन राम मांझी के सुर तो हमेशा बदलते रहते हैं। जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट उनको दिया है, केंद्र में मंत्री बना दिया। देखा आपने कि जब शपथ चल रहा था तो जीतन राम मांझी कितने ज़्यादा उत्सुक थे। जीतन राम मांझी जब मंत्रिमंडल का शपथ हो रहा था तो ना नरेंद्र मोदी ना कोई अन्य जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं कोई नहीं पहुंचा, लेकिन टीवी के स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा फ्रेम में कौन आ रहा था, तो जीतन राम मांझी। पहले ही जाकर, सबसे पहले अगर कोई बैठा हुआ था वहाँ पर तो वो जीतन राम मांझी थे जाकर, और जाकर बैठ के काफ़ी खुश थे, प्रसन्न थे। लेकिन अब क्या है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको पावरफुल बना दिया, केंद्र में मंत्री बनाकर एक सीट वो जीत कर आ गए हैं। उसके अलावा बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार जब एनडीए में आ रहे थे तब कितने डिमांड उन्होंने किया था। अब जीतन राम मांझी, शराब और जीतन राम मांझी का विवाद जो है हमेशा मतलब जुड़ा रहा है। जब जब जीतन राम मांझी से शराब पर सवाल पूछेगा, आईपीएस पे बोले थे, अब देखिए कल उन्होंने क्या बोल दिया कि बड़े लोग जब पीते हैं, जब हम जैसे लोगों, खुद का उदाहरण उन्होंने दे दिया कि हम जैसे लोग जब पीते हैं तो कोई नहीं पकड़ता है, लेकिन गरीब लोग या फिर जो होम डिलीवरी करते हैं उनको भी कोई नहीं पकड़ रहा है, गरीब लोगों को पकड़ लिया जाता है। बयान रत्नेश सदा का भी था, नीतीश के करीब मंत्री का। बिल्कुल देखिए शराबबंदी कैसी योजना है ये सब कोई जानता है कि ये विफल योजना है, लेकिन शराबबंदी से फायदा भी है। आप गांव में जाइए या फिर वैसे जगहों पर जाइए जहां शराब बड़ी मात्रा में पहले के समय में बहुत ज़्यादा हुड़दंग हुआ करता था, या फिर महिलाएं काफ़ी प्रताड़ित होती थी शराब की वजह से। उन महिलाओं में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आया शराबबंदी के बाद से। अब तो पी नहीं सकते हैं, अगर पीते भी हैं तो आप कई जगह समाचार इलीगल आप कई जगह ये भी सुनती होंगी कि पति को ही खुद जेल भेज दिया, शिकायत जाकर कर दिया। तो महिलाओं में ये पावर देने के लिए नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं, और नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति कितना मतलब उनका एक वोट बैंक है, तो उसको कितना ज़्यादा उन्होंने विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में उनको बड़े फायदा हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर के जीतन राम मांझी की पार्टी ने दावा किया है कि इस पर एक कठोर नियम बनना चाहिए। शराबबंदी बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक कठोर नियम लगाना चाहिए। गुजरात मॉडल की चर्चा करते, आपको पता है कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन कुछ नियम कानून लगाकर हाल ही में गुजरात और कुछ अन्य जगहों पर चालू किया गया है, तो उसकी वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बिल्कुल सही है, लेकिन इसको समीक्षा के तहत इसको चालू कर देना चाहिए, और इससे क्या होगा, राजस्व का फायदा होगा। अब इंडस्ट्रीज के लोग, बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ पर वहाँ पे ये नहीं है, तो मतलब इस वजह से मुझे कई लोग आरोप लगाते हैं कि इस वजह से शायद वो नहीं आते हैं। तो इस पर एक समीक्षा करके, जैसा जीतन राम मांझी कहते हैं कि समीक्षा करने के बाद इनको एक मतलब पैटर्न पर चालू कर देना चाहिए। ये एक विवाद था। बिल्कुल। अच्छा, सीएम नीतीश ने मन से तो अब ये साझा कर दिया है कि नहीं जाएंगे 2 बार, फिर किस चीज की तैयारी हो गई है? विधानसभा की
तैयारी में है नीतीश कुमार। और आप देखिए विधानसभा की तैयारी पर नीतीश कितने ज़्यादा सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि वो तैयारी के अंतिम दौर में है। आपको पता है कि अगले साल जनवरी में झारखंड के साथ साथ बिहार और दिल्ली के जो विधानसभा का जो टेन्योर होता है वो लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव वक्त से पहले ही हो जाए, ताकि जो उन्होंने सर्वे कराया है उस सर्वे के आधार पर उनकी पार्टी मतलब बहुत मजबूत स्थिति में है, एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में, तो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव फिर से हो जाए। और हम आपसे लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि नंबर 1 की पार्टी नीतीश कुमार को बनाना है बिहार में, और बनी भी है। और नीतीश ये चाहते हैं कि आप देखिए संगठन में किस तरीके से वो विस्तार कर रहे हैं। अब देखिए कोई पार्टी अभी विधानसभा का प्रभारी नहीं बनाया है सिवाय नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने 143 सीट पर बना दिया है, प्रभारी उन्होंने नियुक्त कर दिया है कि आप जाइए अब विधानसभा में आप जनता के बीच जाकर हमारे काम का प्रचार प्रसार कीजिए। नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है उसके बारे में बताइए, महिलाओं को किस तरीके से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने काम किया उसके बारे में आपको बताने की जरूरत है। तो नीतीश कुमार विधानसभा के लिए तैयारी में, और आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर IAS IPSओं का लगातार तबादला हो रहा है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि IAS IPS का तबादला कब होता है, जब या तो चुनाव आने वाला होता है या फिर चुनाव के बाद नई सरकार बनती है तब IAS IPS का तबादला होता है। और नीतीश कुमार धड़ाधड़ मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो इससे ये एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि नीतीश को केंद्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, सरकारी योजनाएं लगातार जारी हैं। तो इससे एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि नीतीश बहुत जल्दीबाजी में चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव हो जाए और उसकी तैयारी में है वो। अच्छा रत्नेश, क्या हुआ है अब कल आरजेडी की तरफ से वो वीडियो वायरल कर दिया गया है क्या, जो वीडियो में सीएम नीतीश गिड़गिड़ा रहे थे? बिल्कुल, देखिए एक वीडियो के बारे में चर्चा जो लगातार चल रहा था, वो वीडियो जब नीतीश कुमार गए थे एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में, तब मंच से वो लगातार मतलब देखिए इसको गिड़गिड़ाना कहिए या फिर अपनी पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने जो रणनीति अपनाई उस पैटर्न पर नीतीश कुमार काम कर रहे थे। भाजपा ने, ये तो सच्चाई है कि बीजेपी 2020 के चुनाव के बाद से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश की कुर्सी पर ही बीजेपी की नज़र चल गई थी। ऐसा उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र के बाद बिहार में होने जा रहा है, और ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए नीतीश कुमार ने अपने पार्टी और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने मतलब जाकर के वहां पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। और वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो मान के चलिए किसी भी गठबंधन में नीतीश कुमार जाएंगे तो ये बातें कहेंगे ना, बीजेपी को तो दिखाना भी तो है ना कि यह आप गलती कर रहे थे, उस गलती पर ये देखिए मैंने इस तरीके का फैसला लिया है। अगर शायद आप हमारी कुर्सी हमारे पद पर अगर आप नजर नहीं डालते तो शायद ये फैसला हमें नहीं लेना पड़ता। लेकिन उसे आरजेडी क्या कर रही है, वो लगातार गिड़गिड़ाने वाले शब्द का प्रयोग करते हुए नीतीश कुमार का, वो वीडियो में साउंड नहीं है लेकिन उसको पेश किया गया है। साउंड भी देना चाहिए था ना, अगर गिड़गिड़ाने का वीडियो था। और गिड़गिड़ाने का देखिए बिहार में गिड़गिड़ाने का मतलब क्या होता है, भीख मांगना। लेकिन नीतीश ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, इस तरीके की कोई बातें नहीं की है वहां पे। वो वीडियो कई मीडिया चैनल में पूर्व में भी चले हैं, लेकिन उसमें गिड़गिड़ाने जैसा कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है बीजेपी को कि आपने जो हमारे पद हमारे कुर्सी पर जो आप हमला करना चाहते थे वो आपको नहीं करना चाहिए था। आप अगर बार बार ऐसा करेंगे तो हमारा ये फैसला रहेगा, हम अपने पार्टी को बचाएंगे। हम अपने तेजस्वी इसको फायदा उठा रहे हैं जनता के बीच संदेश दे करके कि हमारे पास पावर बहुत है, नीतीश अगर है तो हमारी वजह से है। अब देखने वाली बात हुई कि एनडीए की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, बिल्कुल क्या प्रतिक्रिया आता है इस पर। भाजपा टेंशन में है? बिल्कुल भाजपा टेंशन में नहीं है। भाजपा इस बात को लेकर के टेंशन में है कि 2025 में हम अपने बलबूते कैसे सरकार बनाएंगे, और इस वजह से वो सदस्यता अभियान कर रहा है। आपने देखा मंत्रिमंडल पर दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि हम मंत्रिमंडल विस्तार करवाएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल, हम आपसे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश ही मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं, बीजेपी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। नीतीश किसी भी गठबंधन में रहेंगे। बीजेपी थोड़ा हड़बड़ाई हुई नजर आई, लेकिन आप इतना तय मानिए कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा के बाद ही ऐसा कुछ होगा, वरना अब कोई मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा नहीं होगी। जी बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, क्या कुछ चल रहा है और आज की भी जो भी खबरें रहेंगी उस पर हमारी नजर रहेंगी। फिलहाल रातों रात में इतना ही। आपको रातों रात कैसा लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।